नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया टुडे और सी वोटर के मूड ऑफ द नेशन यानी MOTN के नए आंकड़े सामने आए हैं। मैं आपको बता दूं कि इंडिया टुडे और सी वोटर साल में 2 बार हर 6 महीने पर मूड ऑफ द नेशन के आंकड़े देश के सामने लाते हैं, जो इस बात का जायजा लेते हैं कि अगर आज लोकसभा चुनाव अगर हो जाएं तो कौन सी पार्टी कहां खड़ी है, यानी केंद्र में किसकी सरकार बनेगी, इस बात का वो आकलन करते हैं। लेकिन उसमें हर राज्य का, हर नेता का सिलसिलेवार ब्यौरा होता है। तो हम उत्तर प्रदेश में MOTN के आंकड़े जो तस्वीर पेश कर रहे हैं, उनके नजरिए से आने वाले विधानसभा चुनाव को देखने की कोशिश करेंगे। तो MOTN के ताजा आंकड़े कहते हैं कि अगर आज लोकसभा चुनाव हो जाएं तो 2024 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले नतीजों में, सीटों में बड़ा बदलाव हो सकता है। 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी में आपको याद होगा दोस्तों, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो इंडिया गठबंधन था उसे 43 सीटें मिली थी, जबरदस्त जीत हासिल की थी 80 में से 43 सीटें लेकर, और बीजेपी की अगुवाई वाला NDA 36 सीटों पर सिमट गया था। लेकिन जनवरी 2026 यानी ताजा MOTN कहता है कि अगर आज लोकसभा चुनाव हो तो यूपी में NDA को 47 से 49 सीटें मिल सकती हैं, बड़ी बढ़त 2024 के मुकाबले, और इंडिया अलायंस 30 से 32 सीटों पर रह सकता है। यानी यह भी बहुत बड़ी गिरावट इंडिया अलायंस के प्रदर्शन में 2024 के मुकाबले। अखिलेश यादव की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन को बड़ा डेंट और भाजपा फायदे में। ये आंकड़े क्या कहते हैं और अगले एक साल की चुनावी राजनीति के मद्देनजर हम इन्हें किस नजरिए से देखें, इस पूरे मामले को समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आजतक.in के एसोसिएट एडिटर कबूल अहमद। तो कबूल, जैसा मैंने कहा कि यह सर्वे विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले आया है, तो ऐसे में आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए नीरज भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि 2024 के जो नतीजे थे उसने भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा दी थी। भारतीय जनता पार्टी के पांव तले, मतलब एक तरह से पैरों तले जो सियासी जमीन थी वो पूरी तरह से खिसक गई थी। उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा था, अखिलेश यादव ने जिस PDA फार्मूले के जरिए मात दी थी, कहीं ना कहीं उसमें दंड लगता हुआ मुझे दिख रहा है। एक चीज है, क्योंकि 2024 से और आज 1-1.25 साल बाद जो स्थिति बदली है उसमें बहुत कुछ चीजें नीरज भाई बदल गई हैं 1.5 साल में, और उसका बदलने का जो नतीजा है, उसका असर है, वो ये दिखा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी दोबारा से कमबैक करती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी जो बढ़त बनाई थी वो ढलान की तरफ है नीरज भाई। अगर लेकिन सवाल यही है कि ढलान की तरफ है, लेकिन अगर इसको अभी से समाजवादी पार्टी सचेत नहीं होती है तो निश्चित तौर पे ये समाजवादी पार्टी का जो सपना है कि हम 10 साल बाद सत्ता में वापसी कर जाएंगे, तो मुझे लगता है उस पे ग्रहण लग जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से वापस कमबैक करती हुई नजर आ रही है, जिन सीटों का आपने अभी MOTN के उदाहरण दिया है नीरज भाई, अगर हम उसको एक तरह से विधानसभा में हम डिवाइड कर दें कि अगर, तो वो आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी करीब 245 सीटें पाती दिख रही है, मतलब NDA को मिल रही है। वहीं कांग्रेस और सपा अलायंस को 150 सीटें मिलती दिख रही हैं नीरज भाई। तो ये बता रहा है कि कैसे चीजें बदल गई हैं नीरज भाई। लेकिन कबूल सॉरी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। लेकिन जब हम इसे 2024 के मुकाबले देखते हैं तो हमें भाजपा बहुत फायदे में नजर आती है कि आगे आप 49 पे पहुंच गए जी 36 से, लेकिन भाजपा तो 80 में से 80 की बात करती रही है ना। 2014 और 2019 में तो क्या प्रदर्शन था भाजपा का। तो ऐसे में मतलब आप इसे, मतलब हम ये शब्द इस्तेमाल करें कि भाजपा कमबैक कर रही है कि बजाय हमें ये शब्द नहीं करना चाहिए कि भाजपा रिकवरी कर रही है?
हाँ, देखिए नीरज भाई, कमबैक करना रिकवरी करना दो चीज है। देखिए मैं ये बात कहूंगा क्योंकि 2024 के चुनाव ने भाजपा की पूरी तरह से जमीन खिसका दी थी और हम्म। इसका पहला झटका 2022 में भारतीय जनता पार्टी को लगा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2022 में उससे सचेत नहीं हुई थी, जिसका खामियाजा नीरज भाई 2024 में भाजपा को उठाना पड़ा। लेकिन 2024 में जो जब भाजपा को झटका लगा तो भाजपा ने चुनाव के तुरंत बाद एक्शन में आ गई थी। योगी आदित्यनाथ ने नारा देना शुरू कर दिया था, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक, है ना, सेफ बिल्कुल। रहोगे। और वो जो जातियों में अलग अलग बिखर गया था, खास तौर से दलित ओबीसी वोटर, उसको एकजुट करने में, और बाईपोल चुनाव में हमने देखा कि उसको समाजवादी पार्टी का जैसे कुंदरकी जैसी सीट जो है पूरी तरह से सपा जो है हार गई। हालांकि उसके और भी कारण हो सकते हैं नीरज भाई, लेकिन भाजपा ने जिस तरह से वापसी की थी बाईपोल में, और फिर उसके बाद हमने देखा कि तमाम अलग अलग राज्यों में चुनाव हुए, वहां भाजपा वापसी की है नीरज भाई, बेहतर तरीके से रिकवरी करी है। मैं मानता हूं रिकवरी कह सकते हैं। लेकिन अगर 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी भाजपा अगर अपने प्रदर्शन को कहीं ना कहीं 250, उत्तर प्रदेश में 250 सीट के आसपास बनाए हुए है नीरज भाई, तो ये सपा के लिए एक बड़ी, भाजपा के लिए एक बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है नीरज भाई। 10 साल सत्ता में रहने पे उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि मायावती 5 साल में वापसी नहीं कर पाई, समाजवादी पार्टी 5 साल तक फुल बहुमत में सरकार में रही लेकिन वापसी नहीं कर पाई। भाजपा वापसी करती है, वापसी करने के बाद आज देखिए दूसरी बार सत्ता में रहती है और तीसरी बार भी आने की संभावनाएं, खास तौर से जो एमओटीएन के सर्वे बता रहे हैं, अगर ये नतीजों में तब्दील हो जाते हैं तो होगा। लेकिन एक बात जरूर अभी भी नीरज भाई है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में जो टक्कर देती हुई दिख रही है वो समाजवादी पार्टी ही दिख रही है। मुख्य विपक्षी दल के तौर पे सपा ही खड़ी नजर आ रही है भाजपा के सामने। और ये बात जरूर है कि अभी 1 साल का वक्त है, अगर सपा ने इस एमओटीएन के सर्वे को देखा और इस पर गंभीरता से काम किया तो मुझे लगता है कि 2027 का चुनाव काफी रोचक हो सकता है। भाजपा अभी एमओटीएन के नतीजों से भले ही खुश हो रही हो, लेकिन मुझे लगता है भाजपा के लिए सपा चिंता पैदा कर सकती है। लेकिन सपा को 1 साल का अपना एक्शन प्लान तैयार करना होगा। वो कैसे सपा घेरे, क्योंकि बहुत सारी चीजें नीरज भाई उत्तर प्रदेश में हो रही हैं जो भाजपा के लिए टेंशन का सबब बनी हुई हैं। भाजपा का अपना कोर वोट बैंक इस वक्त नाराज दिख रहा है तमाम मुद्दों पे, चाहे वो ब्राह्मण का इशू रहा हो या यूजीसी वाला इशू रहा हो। आप देखिए नीरज भाई, लगातार चीजें सामने आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं बेचैनी भाजपा में जरूर है। और अगर समाजवादी पार्टी ने इस एक्शन प्लान पे और अपने नई स्ट्रेटजी के साथ उतरे तो मुझे लगता है कि सीन बदल सकता है उत्तर प्रदेश का। लेकिन शर्त यह है कि अगर आप चाहें कि 2024 के ही फार्मूले पे भाजपा को आप मात दे दे, तो मैं कहूंगा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि एक चेक एक बार कैश होती है, वो चेक दोबारा बैंक में लेके जाएंगे उसकी कॉपी, तो वो रिजेक्ट करके चीर के फेंक दी जाएगी। तो ये समझना होगा अखिलेश यादव को। बिल्कुल, बहुत ये भाजपा के लिए अगर ये अवेकनिंग कॉल हो सकते हैं एमओटीएन के आंकड़े, तो समाजवादी पार्टी के लिए भी हैं, क्योंकि अभी 1 साल का वक्त बाकी है विधानसभा में। एक थोड़ा सा मैं इसकी और डिटेल में जाता हूं। हालांकि आपने ज़्यादातर बातें ज़्यादातर उन बातों का जवाब दे दिया, लेकिन फिर भी अगर हम हमने जो आपको आंकड़े बताए थे दोस्तों कि 49 सीट तक जा सकती है बीजेपी 47 से 49 के बीच में, तो ये एनडीए के आंकड़े थे। अगर हम मुख्य पार्टियों पर जाएं तो समाजवादी पार्टी जो है वो 2024 की अपने 37 सीट से घटकर 29 हो जा रही है एमओटीएन में, और बीजेपी अपने 33 से बढ़कर 44 हो जा रही है। 8 सीटें घट रही हैं लोकसभा की समाजवादी पार्टी की, 11 सीटें बीजेपी की बढ़ रही हैं। यानी ये दो मुख्य पार्टियां जो बिल्कुल आमने सामने खड़ी हैं युद्ध के मैदान में सेनाओं की तरह हैं, वहां पर समाजवादी पार्टी की 8 सीटों का घटना, बीजेपी की 44 सीटों का बढ़ना, आम भाषा में अगर इसे सोशल मीडिया की भाषा में कह दूं तो कि पीडीए पर बुलडोजर भारी पड़ रहा है क्या? नीरज भाई, इसको बुलडोजर का भारी पड़ना अलग चीज है, लेकिन मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो सर्वे है, क्योंकि जिस उम्मीद के साथ, जिस आकांक्षाओं के साथ खास तौर से अपोजिशन को जो मतदाताओं ने वोट दिया था, जो दलित, तमाम गैर जाटो, मतलब तमाम दलित समुदाय के लोग आए थे, बहुत सारे गैर यादव ओबीसी वोट जिस उम्मीद के साथ आए थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि उत्तर प्रदेश में अगर हमने भाजपा को रोक दिया तो देश की सत्ता में रोक देंगे, तो वो चीजें नीरज भाई नहीं हो पाई हैं। एक चीज तो जिस उम्मीद के साथ आया था वो उम्मीद उसकी निराशा लगी, उसे लगा कि हमने इतना कोशिश किया और भाजपा को हम इतनी सीटों पे ले आए, उसके बाद भाजपा सत्ता में आने में कामयाब रही है।
तो कहीं ना कहीं वो जो मतदाता आया था, जो क्योंकि 5 से 10% नीरज भाई मतदाता ऐसा है जो बिल्कुल। हमेशा स्विफ्ट करता रहता है नीरज भाई। हम्म। वो स्विफ्ट अगर आज की तारीख में जो सपा के साथ आया था, वो वोटर जो है खिसक के भाजपा के साथ जा रहा है नीरज भाई, तो कहीं ना कहीं वही वोटर है उसमें। दोनों के अपने अपने वोट हैं जो वोटर, वो 4 से 5 6% वोट है जो इधर हो रहा है। अभी अगर आप सर्वे में बताएंगे कि किस दल को कितने परसेंट वोट मिल रहा है, तो उससे चीजें और भी नजर आएंगी। एक चीज, दूसरी चीज यह है कि मूड ऑफ द नेशन के जरिए हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश का के जो मतदाता हैं उनका मिजाज क्या है, उनके मिजाज में चल क्या रहा है, उनके दिमाग में चल क्या रहा है। तो मुझे लगता है कि जो ये मूड ऑफ द नेशन का सर्वे हुआ है नीरज भाई, क्या ये यूजीसी के जो पूरे माहौल बना हुआ है यूजीसी का, क्योंकि यूजीसी का के जो नए नियम है उसके जो विरोध की पिच थी, वो उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी पिच थी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बेचैन कर दी थी। क्या उससे पहले का ये सर्वे है? अगर उसके बाद का सर्वे है तो चीजें और अलग होंगी नीरज भाई। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी चीजें आज भी की तारीख में भी, मुझे लगता है सपा और भाजपा के बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं है, 7 से 8 सीटों का है। इन 7 से 8 सीटों को कोई भी कभी भी बैक कर सकता है आने वाले समय में, क्योंकि अभी 1 साल का वक्त चुनाव में है। अगर सब दोनों के लिए अलार्म है, अगर दोनों कौन किस स्ट्रेटजी में आगे बढ़ता है, भाजपा की स्ट्रेटजी क्या होती है, सपा की क्या होती है, उससे भी एक चीज नजर आएगी नीरज भाई। दूसरी चीज ये है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव के पैटर्न भी नीरज भाई थोड़ा अलग होते हैं। है लेकिन मतदाता तो एक ही है ना नीरज भाई, उसके दिमाग में तो एक ही चल रहा है, तो पैटर्न अलग होते हैं। लेकिन जब ये विधानसभा के लिहाज से देखा जाएगा नीरज भाई, तो क्या मतदाताओं को, खासतौर से अखिलेश यादव भी एक्शन में है, अभी उन्होंने पिछले दिनों मीटिंग की थी, अपने तमाम सांसदों को उन्होंने एक्टिव रहने के लिए कहा है। लोकल पॉलिटिक्स की तरफ अखिलेश यादव ने अपनी पॉलिटिक्स को हाइपर लोकल पॉलिटिक्स की तरफ ले गए हैं, वो क्षेत्रीय मुद्दों को बना रहे हैं। तो अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत सी चीजें तैर रही हैं, और उसको उस तैरते हुई चीजों को कौन कितना पकड़ पाता है, कौन कितना उस इस समंदर से, ये जो उत्तर प्रदेश के सियासी समंदर है, इसके समंदर में किसकी कश्ती पार होती है नीरज भाई। क्योंकि अभी बहुत आंधी तूफान आने हैं उत्तर प्रदेश में, और 1 साल के अंदर उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई करवट लेगी। और मुझे लगता है उसकी पहली करवट मूड ऑफ द नेशन के जो सर्वे है उसके मिजाज से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव 2024 से आज 2026 की जनवरी में हम जब बात कर रहे हैं नीरज भाई, तो उसमें बदला हुआ नजर आ रहा। तो मैंने कहा ना कि करवट जो ले रहा है, तो अभी और भी करवट लेगी। और कहीं यह है कि क्या सपा अपने जो थोड़ा सा लॉस हो रहा है उसको वापसी कर पाएगी, उसको भरपाई कर पाएगी, जो उसका टारगेट है। क्योंकि सपा ने जो 2024 में जो नतीजे लाए थे उस हिसाब से देखा जाए तो वो बहुमत के से पार थी, लेकिन आज जो है वो 150 सीटें की सीमित रही है। तो मुझे लगता है कि इसको भी देखने की जरूरत होगी। आपने यूजीसी की बात की तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि एमओटीएन का ये जो सर्वे है ये 8 दिसंबर से 21 जनवरी के बीच में किया गया है। यूजीसी की जो गाइडलाइंस थी वो 13 जनवरी को जारी हुई थी, लेकिन उन्हें लेकर बवाल मुझे लगता है कबूल भाई 13 जनवरी से मचना शुरू नहीं हुआ था, वो कुछ दिन बाद हुआ था। तो हम ये कह सकते हैं कि इस सर्वे का जो बड़ा हिस्सा है वो यूजीसी विवाद से पहले का है। लेकिन इसके अलावा मैं आखिर में आऊंगा, मैं कुछ देर बाद आऊंगा उस पर, क्योंकि यूजीसी विवाद के बाद एक अलग से सर्वे इंडिया टुडे और सी वोटर ने किया है। मैं उस पर, उसके आंकड़ों के आधार पर भी आपके पास आऊंगा। लेकिन पहले वोट शेयर की एमओटीएन सर्वे में आपने बात की। वोट शेयर बड़ी दिलचस्प तस्वीर पेश कर रहा है दोस्तों। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन और बीजेपी की सीटों का अंतर जो था वो हमने बताया, लेकिन वोट शेयर लगभग बराबर था, 43-44% था, 43.5% दोनों का। लेकिन अब आज की तारीख में बसपा का वोट परसेंटेज जो है वो तकरीबन 5% घट रहा है, यानी वो 9.5% से घटकर 5% पर आ जा रहा है, और बीजेपी का वोट परसेंटेज 5% बढ़ जा रहा है। इंडिया अलायंस का उतना है। तो ये अगर हम इसमें सीधा गणित लगाएं कबूल, तो ऐसा लगता है कि जैसे बसपा का जो वोट बैंक है वो पहले तो 9.5% पर आ गया था, वो घटकर और 5% पर एमओटीएन बता रहा है कि आ जाएगा, और बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है वो 44% से बढ़कर 48% पे हो जाएगा। तो ये तो तमाम पीडीए मुहिम के बाद, तमाम अखिलेश यादव के और राहुल गांधी के दलित फोकस के बाद
मायावती के हिस्से का जो दलित वोटर है, जो माना जाता है कि भाई वो 9% दलित वोटर ही था, वो भी 5% टूटकर बीजेपी की तरफ ही चला जा रहा है। यह है कि बीजेपी की सीटें भी बढ़ रही हैं। जी जी, आपने जो बताया बड़ा वो दिलचस्प आप रहे हैं कि इंडिया अलायंस का जो 2024 का वोट बैंक आया था वो जस का तस बना हुआ है नीरज भाई। सबसे बड़ी बात है कि इसमें सबसे ज्यादा जो लॉस हो रहा है वो बीएसपी को हो रहा है, और बीएसपी से छिटका हुआ वोट कहीं ना कहीं जो है वो भाजपा के साथ जाता हुआ दिख रहा है। ये सर्वे तो यही बता रहा है कि जितना कम हो रहा है उतना उधर भाजपा की तरफ बढ़ रहा है। तो एक बात तो जरूर है कि नीरज भाई, ये बात तो सच भी है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा कोई ऐसा करिश्मा अभी फिलहाल नहीं कर सकी जिससे लोग उसकी तरफ जुड़े। भाजपा की जो राजनीति है एकला चलो की, जब गठबंधन की पॉलिटिक्स का दौर चल रहा हो उसमें मायावती अकेले अलग राह पे चल रही हैं। दलित राजनीति की जो अपेक्षाएं थी मायावती से वो निराश हो रही। मायावती आज भी इतना सब कुछ गंवाने के बाद भी मायावती आज भी अपनी एसी रूम से बाहर नहीं निकल पा रही हैं, सिर्फ बैठक और सोशल मीडिया तक सीमित हैं। सड़क की राजनीति हो गई उत्तर प्रदेश में, बसपा के लोग गांव गांव कैडर कर रहे हैं, लेकिन आज भी वो कोई नई उम्मीद की किरण जो है अपने दलित समुदाय को नहीं दिखा पा रहे हैं। और लगातार जिस तरह से चुनाव भाजपा और सपा के बीच सिमट रहा है नीरज भाई, उसमें जो बीएसपी का वोट है, क्योंकि 2024 में जितना भी बसपा का वोट आना था वो सपा में नीरज भाई आ चुका है। अब जो मायावती के पास वोट है वो एंटी सपा का वोट है, वो वोट जो है एंटी सपा माइंड का है, और उसे लगता है कि अगर सपा को हम वोट दिए तो सपा आ जाएगी तो बसपा एकदम खत्म हो जाएगी, लेकिन उसको लगता है कि बीजेपी के साथ गया हुआ वोट वो कभी भी वापस आ सकता है। तो मुझे लगता है कि इस अपेक्षा में जो दलित समुदाय हैं वो भाजपा की तरफ देख रहे हैं, और उनको लग रहा है कि जब सत्ता बीजेपी और सपा के बीच में है तो ऐसे में क्यों ना हम भाजपा के साथ जाएं अभी फिलहाल वक्त में, क्योंकि अभी मायावती चुनाव की सीन में नहीं है। तो मुझे लगता है इसीलिए जो वोट का शिफ्टिंग दिख रही है नीरज भाई, वो मुझे एक कारण उसका एक ये दिख रहा है। दूसरी बात यह है कि मायावती की पॉलिटिक्स बहुत लगातार नहीं है। दूसरी तरफ दलित राजनीति उत्तर प्रदेश में लगातार हाशिए पे जा रही है। चंद्रशेखर भी एक्टिव हो रहे हैं लेकिन विकल्प अभी भी नहीं दे पा रहे हैं, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि एमआईएम को लेके जो थी अभी भी दिख रही है कि मुसलमानों का कोई बहुत ज्यादा रुझान नीरज भाई उनकी तरफ नहीं है। दूसरी तरफ भाजपा का जो बड़ा वोट बैंक है वो अपने साथ जोड़े हुए है, जो अलग अलग जातियों में बिखरे हुए हैं उनको भी जोड़ने की कोशिश की है, और जो सपा बसपा का वोट है वो 5% अपनी तरफ शिफ्ट करके वो एक लार्जर मार्जिन है। इसीलिए जो सीटों का फर्क दिख रहा है वो मुझे लगता है क्योंकि 5% का अंतर नीरज भाई दोनों के बीच में हो जा रहा है, और जो 5% का जो अंतर हो रहा है वो जाके सीटों में भी तब्दील हो रहा है। और निश्चित तौर पर अगर भारतीय जनता पार्टी 49% के इलेक्शन को अपने आसपास रखती है तो निश्चित तौर पे वो सीटों में भी तब्दील होगी, और सीटें वो 250 से लेके 275 सीटें के आसपास सिमटी रहेगी। तो नीरज भाई वो बहुत दिलचस्प है क्योंकि 2022 में 36 और 43% का 41% की मार्जिन थी 2022 में, और वो 2024 में 43 और 43.5% के आसपास दोनों पार्टी का वोट सिमट गया था, और सीटों में भी तब्दील दिखा था। हाँ, भले ही सीटें दोनों का वोट परसेंटेज बराबर रहे हों, लेकिन जहां पे सपा को जीत मिली थी नीरज भाई वो चीजें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं, क्योंकि वहां पे दलित, मुस्लिम, यादव, अति पिछड़ी जातियां और गैर यादव ओबीसी जातियां ये सब मिलकर अखिलेश यादव को 43% वोट तक ले गई हैं। सपा का उत्तर प्रदेश में लार्जर पर्सपेक्टिव देखा जाए तो मुझे 50% के आसपास पहुंच रहा है। एक और चीज बता दूं नीरज भाई कि मैंने 2024 के बाद से हम नतीजे देख रहे हैं अलग अलग राज्यों के, तो भाजपा 50% प्लस का टारगेट रखती है और उसका वोट परसेंटेज 49 से 50% के आसपास सीमित रह जा रहा है। चाहे वो महाराष्ट्र हो, बिहार हो, ये तमाम राज्य आप नीरज भाई उठा के देख लीजिए तो आपको ये पैटर्न दिखेगा। तो मुझे लगता है कि जो अभी एमओटीएन का सर्वे का मूड ऑब्जर्वेशन में बता रहा है वो 49% के आसपास वोट बैंक दिखा रहा है। 49% वोट बैंक नीरज भाई उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत ज्यादा होता है, बिल्कुल। और वो सत्ता के हैट्रिक लगाने के लिए भाजपा के लिए काफी कंफर्ट जो है वोट बैंक है, और वो बहुत लार्जर एक तरह से जो कहा जाए प्रचंड बहुमत वाला है। अगर 2 बार सत्ता में रह के योगी आदित्यनाथ प्रचंड बहुमत से आ जाते हैं तो कोई करिश्मा जो वोट परसेंटेज है दिखा रहा है वो कभी भी माहौल उसी तरह से भाजपा का बना हुआ है। बिल्कुल, और मैं अपने दर्शकों को यह भी बता दूं कि बीजेपी का जो वोट परसेंटेज वर्सेस सीट कन्वर्जन का जो रेशो है वो बाकी पार्टियों से बेहतर रहता है।
विधानसभा चुनाव में खास तौर पे हरियाणा का उदाहरण लीजिए कि कांग्रेस का और बीजेपी का वोट परसेंटेज बराबर है, लेकिन बीजेपी ज्यादा सीटें लेकर सरकार बनाती है। दिल्ली में भी वोट परसेंटेज का अंतर उतना नहीं है जितना सीट का है। तो बीजेपी सेम उतनी वोट परसेंटेज अगर बीजेपी अपने प्रतिद्वंद्वी के बराबर वोट परसेंटेज लेती है तब भी वो सीटों को उसमें ज्यादा कन्वर्ट कर लेती है। ये एक बड़ा फैक्टर है। ऐसे में अगर 5% सीटों की 5% वोट का लीड बीजेपी ले रही है तो वो सीटों में बहुत ज्यादा तब्दीली ला सकता है। जो हम 250-275 की बात कर रहे हैं ये और भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम आंकड़ों के आधार पर बात कर रहे हैं। अब ये एक साल जमीनी हकीकत का और हमें देखना है। यूजीसी की बात आपने की थी कबूल भाई, तो यूजीसी को लेकर दोस्तों एमओटीएन के सर्वे से अलग यूजीसी के नए नियमों को लेकर जो हाय तौबा मची, जो बवाल मचा, उस पर भी सी वोटर ने एक सर्वे किया है। अब ये सर्वे, इस सर्वे की एक फाइंडिंग ये है कि 60% लोगों का, जितने लोगों से बात की, उनका ये मानना है कि इस पूरे बवाल का, यूजीसी के नए नियमों का बीजेपी पर नेगेटिव असर हो सकता है। नेगेटिव असर थोड़ा सा और खोल के बता दूं दर्शकों को, इसलिए क्योंकि जब ये नए नियम आए थे उसके बाद से इसे सामान्य वर्ग की जातियों के खिलाफ माना गया और करणी सेना, परशुराम सेना, ये तथाकथित सेनाएं जो बात बात पर सड़क पर उतर आती हैं और अपने आप को सामान्य वर्ग यानी ब्राह्मण, वैश्य, ठाकुर, कायस, ये इन सब का नुमाइंदा बताती है, वो विरोध प्रदर्शनों पर उतर आई थी। बीजेपी के परंपरागत वोटों जो है वो बीजेपी के खिलाफ दिखने लगे थे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पर रोक लगा दी है, लेकिन सर्वे कहता है कि यूजीसी के नए नियमों का बीजेपी पर नेगेटिव असर हो सकता है और 60% लोग ऐसा मानते हैं। अब बताइए आपको क्या लगता है, क्योंकि आने वाले दिनों में यह मामला बढ़ना है। देखिए नीरज भाई, आपने सही कहा कि हमारा जो सर्वे था वो 21 तारीख का तक था और ये जो माहौल था आप यूजीसी के नए नियमों का विरोध का, ये 19 तारीख से शुरू हुआ सोशल मीडिया पे। 18 क्योंकि 13 तारीख को आया, लोग समझ नहीं पाए, धीरे धीरे बज्म क्रिएट हुआ सोशल मीडिया से और ये 24, 25, 26 तारीख तक पूरा माहौल 24-25 से बदलने लगा नीरज भाई। तो खास तौर से, और जो हमारा सर्वे भी बता रहा है, आपने जो बताया, अगर 60% वोट मतलब लोग जो हैं वो ये मान रहे हैं, उनका मूड इसके यूजीसी के निगेटिव है, तो निश्चित तौर पे ये बीजेपी के लिए चिंता का सबब है। अगर इस विवाद के बाद अगर सर्वे हुआ होता तो मुझे लगता है जो आज हम लोग जिक्र कर रहे हैं भाजपा की जीत की, वो आज हम बात कर रहे होते थे अखिलेश यादव की सत्ता में वापसी की नीरज भाई। क्योंकि 60% वोट जो है भारतीय जनता पार्टी का, ये जो 60% लोग हैं, ये जो खास तौर से यूजीसी के लेकर जिनका माइंड में निगेटिव है, वो सोच रहे हैं निगेटिव है, नीरज भाई एक ऐसा मुद्दा है जो इस वक्त सवर्ण समुदाय के घर घर में चर्चा का विषय बना हुआ है। छोटे छोटे बच्चे सोशल मीडिया पे ट्रोल कर रहे हैं। जिस तरह से जो लोग अभी तक ये बात कहते थे कि पेट्रोल 2000 लीटर हो जाएगा, 5000 हम भाजपा को वोट देंगे, वो यूजीसी के नए नियम को लेके जिस तरह की अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, भाजपा के खिलाफ जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं नीरज भाई, वो बीजेपी के लिए चिंता का सबब है। और चिंता का सबब इसलिए भी कि यही वजह है कि भाजपा के जो सवर्ण नेता हैं उनको अपने इलाके में जवाब देते नहीं बन रहा। आज भी मैंने एक स्टोरी भी नीरज भाई इस पे अलग अलग लोगों से बात करके की है कि सुप्रीम कोर्ट के स्टे हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा के सरकार को क्रेडिट लेने की भी का मौका भी गंवा दिया है कि अगर सरकार अपने वापस लेती पहले तो नहीं। दूसरी तरफ यह है कि सरकार इसमें इस तरह से फंसी हुई है, गले की फांस है कि अगर अब वापस लेती है तो दलित ओबीसी के बीच में उसकी इमेज खराब हो जाएगी कि क्या वो जो है सवर्ण जातियों के आंदोलन के आगे डर गई है, तो जिसकी वजह से वापस लेना पड़ा है। जो उसकी अभी तक सरकार की छवि है केंद्र सरकार की कि वो हार्ड फैसले लेने के लिए जाती है, अपने फैसलों से हटती नहीं है, तो एक तो ये है। दूसरी चीज ये है कि अगर वो क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के पाले में गेंद डाल दिया है कि आप इस पे एक कोई नीति बना के हमें दीजिए और एक समिति बनाइए और समिति से एक सिफारिश बनाइए, तब देखेंगे, और उसमें किसी का हित न हो। तो क्या सरकार अब जो है फैसला इसको बदलने का लेगी या इसको चस का तस बनाए रखने के लिए? दोनों स्थितियों में भाजपा के लिए चिंता का सबब नीरज भाई है। अगर यथा स्थिति बनाए रहती है तो सवर्ण जो उसका कोर वोट बैंक अब तक रहा है
है, जो भाजपा को 80 से 90% वोट तक करता रहा है नीरज भाई, जो बीजेपी के समर्पण होकर बुरे से बुरे दौर में भाजपा के साथ खड़ा रहा है, 60 से 70% नीरज भाई 2007 और 12 में भी सवर्ण वोट भाजपा के साथ रहा है। अगर वो वोट में बेचैनी है, चिंता है, क्योंकि ये नीरज भाई केवल यूजीसी की चिंता नहीं, ये जो आज सवर्णों की नाराजगी दिख रही है ना, कि सुप्रीम कोर्ट के स्टे लगाए जाने के बावजूद भी वो आंदोलन अपना जारी रखे हैं, चाहे वो करणी सेना हो या अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा हो या ब्राह्मण महासभा हो या फिर जो है परशुराम सेना हो, ये तमाम जो सवर्ण संगठन है, करीब 45 से 46 संगठन उत्तर प्रदेश में इन दिनों सक्रिय हैं। उनका कहना है कि हम 19 मार्च तक अपने आंदोलन को जारी रखेंगे, जब तक, क्योंकि अभी उनका कहना है कि कोर्ट से जो फैसला हुआ है वो आधा अधूरा फैसला है, ये पूरा बिल वापस ले लिया जाना चाहिए, ये पूरे नियम को वापस सरकार ले। क्या सरकार इतना बड़ा साहस कर पाएगी नीरज भाई? वो भी तब जब भाजपा, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित ओबीसी वोटर बहुत अहम हो चुके हैं, तो यही भाजपा की गले की फांस बना हुआ है। आज हमको दिख रहा है कुछ जगह पे दलित ओबीसी सड़क पर उतर पड़े हैं कि वो किसी भी सूरत में इसको लागू नहीं, मतलब लागू करने की बात कर रहे हैं कि इसको हर हाल में सरकार लागू करे। चंद्रशेखर रावण ने सरकार को धमकी दे दी है और खुल के फ्रंट फुट पर उतर गए हैं। मायावती और अखिलेश यादव बैलेंस राजनीति कर रहे हैं कि वो है कि उसमें एक न्याय भी होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो किसी का हित नहीं होना चाहिए। वो ढोल मोल गेम खेल रहे हैं, अपने लोगों को बहुत पॉलिटिकली जो है किसी तरह के बयानबाजी से बचा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में बहुत सावधानी से सपा बसपा रख रही है, लेकिन अपर क्लास ने भाजपा के लेकर जो गांठ थी ना नीरज भाई, एक बार जब कहा जाता है कोई धागे की गांठ टूट जाती है ना, टूट जाता है और दो हो जाता है तो गांठ पड़ जाती है, तो गांठ बनी रहती है। तो पहली बार जो है भाजपा और सवर्ण मतदाताओं के बीच में एक गांठ पड़ गई है नीरज भाई, और ये गांठ इनको लगने लगा है कि हम इतने समर्पण से वोट देते हैं, इसके बावजूद हमारे लिए सरकार किस तरह की संजीदगी नहीं दिखा रही है। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि, और खास तौर से सुप्रीम कोर्ट से स्टे हो जाना ना, तो ये भी बता रहा है कि उनका लगता है कि सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया, ये तो कोर्ट से हुआ है। तो यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, चाहे वो गिरिराज हो या फिर जो है दुबे जी हो, है ना, निशिकांत दुबे जी हो, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये हुआ है तो मोदी जी के, अमित शाह जी की वजह से हुआ है। ये कहें, उनको क्रेडिट दे रहे हैं कि जो आज स्टे लगा है, वो स्टे जो है मोदी और अमित शाह के नेतृत्व की वजह से ही लगा है। तो कोशिश उनकी है कि बीजेपी को क्रेडिट जाए, क्योंकि जो समाज है, जो अपर क्लास है, वो ये बात मान रहा है, क्योंकि ये आप उनको नहीं बहला सकते हैं कि सरकार ने फैसला लिया है। तो कोशिश उनकी ये है कि इसको किसी तरह से डैमेज कंट्रोल किया जा सके। और आप देख लीजिए नीरज भाई, आप किसी भी भाजपा के विधायक, अपर क्लास के विधायक से, सांसद से आप बात कीजिए ऑफ द रिकॉर्ड, तो आपको बताएगा ऐसी सी बातें कि मुझे जवाब देना मुश्किल हो रहा है अपने लोगों को, कि हम कैसे जवाब दें, हम अपने इलाके में लोगों से बात नहीं कर पा रहे हैं, उनके विरोध झेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नीरज भाई इसने डेंट दे दिया है भाजपा को, और ये डेंट जो है भाजपा के लिए, अगर मैं कुछ नहीं कहता हूं, अगर ब्राह्मणों का 25 से 30% वोट भी खिसक गया, 30% वोट, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति की जो सत्ता में हैट्रिक लगाने का सपना है, उस पर ग्रहण लग सकता है। 30 से 35% नीरज भाई, मैं कह रहा हूं कि जो सवर्णों का 15% वोट है, लेकिन वो 15% वोट जो है 15% नहीं होता, वो 25% में तब्दील हो जाता है नीरज भाई, क्योंकि वो दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं। और अगर यही स्थिति रही तो सवर्ण मतदाता जो मुखर होकर भाजपा के लिए प्रचार करता है या भाजपा के लिए वोट मांगता है, वो नुकसान होगा। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूर्वांचल से लेके अवध तक नीरज भाई, पूरे इलाके में अवध के, यहाँ पे जो अगर ठाकुर ब्राह्मण का वोट है वो नुकसान कर जाएगा। ब्राह्मण पहले से ही लेके शंकराचार्य के विवाद पे वो सरकार को लेके नाराज था, और इस मुद्दे ने, यूजीसी के मुद्दे ने, जो तमाम सवर्ण जातियां हैं चाहे उसमें इंक्लूडिंग तुम मुस्लिम जो अपर क्लास है, वो भी, उसके अंदर भी बेचैनी है। यही वजह है कि पठान महासभा और उत्तर प्रदेश के जो मुस्लिम राजपूत हैं पश्चिम यूपी के, वो भी इसमें विरोध कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि हमारी जो पीढ़ियां हैं, आने वाले जो हमारे घर के बच्चे हैं, इनकी नस्ल जो है, कैरियर खराब हो सकता है। और ये सिर्फ आदमियों में बात नहीं हो रही नीरज भाई, महिलाएं बात कर रही हैं। आज मेरे एक दोस्त बता रहे थे कि उनकी माँ ने जो है उनको गोरखपुर से फोन किया और कहा कि ये बहुत अहित कर रही है सरकार। तो ये समझ सकते हो कि ये घर घर में चर्चा का विषय बना हुआ है। और अगर
ये स्थिति बनी रहती है। अपोजिशन इसमें बहुत स्ट्रेटजी के साथ काम कर रहा है, और जात के बीच, नीरज भाई हमेशा कहता हूं, जात के बीच पे भाजपा को की हमेशा पथरीली रही है, बहुत कंक्रीट जमीन है भाजपा के लिए। उस कंक्रीट जमीन पर भाजपा अगर सोच रही है कि अगर हम इस दांव से खेल के हम कुछ कर ले जाएंगे, तो मुझे लगता है ये उनके काट इतने चुभेंगे कांटे नीरज भाई कि उनको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत ही, जिसे कहते हैं, बहुत कठिन है डगर पनघट की। तो आने वाले दिनों में ये पनघट की, चुनावी पनघट की जो ये डगर है, ये इस पर फिसलन और ज़्यादा बढ़ने वाली है। और उत्तर प्रदेश के नज़रिए से हम कहें तो भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों को इस फिसलन भरी डगर पर बहुत संभल कर चलना होगा। हमारी नज़र आने वाले दिनों के घटनाक्रमों पर बनी रहेगी। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए कबूल अहमद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। दोस्तों, आज के लिए नमस्कार।